औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ ज़ाकिर बीजापुर से। आइए आज की इस वीडियो में हम अब तक कार टेट में जितनी एग्ज़ाम्स हुए हैं कार टेट के और जितने उसके क्वेश्चन पेपर्स हैं, उन क्वेश्चन पेपर से पेडागोजी का हिस्सा जो उर्दू लैंग्वेज में पेडागोजी का हिस्सा है, उस पेडागोजी के हिस्से के सवालात को हम एनालाइज करेंगे, जवाब तक पहुंचेंगे और जवाब तक पहुंचने के लिए कैसे उसका तज्जिया किया जाता है, कैसे हम जवाब तक पहुंच सकते हैं, ये हम उसका तज्जिया करते हुए सवालात को हल करेंगे। आइए आपके सामने मैं पुराने यानी पहले के अब तक जो एग्ज़ाम हुई है कार टेट की, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सवालात को, दोनों सवाली पर्चों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और उसका तज्जिया करने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे इस्तेफादा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बानी जांच ओरल टेस्ट क़द्र पैमाई का वो तरीक़ा है जिसमें ये इतना एक शॉर्ट जुमला है, इसमें बच्चा क्या करता है, क्या होता है, ये क्वेश्चन को समझना होता है। आप क्वेश्चन समझेंगे तो इसका जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। ज़बानी जांच मतलब ओरल टेस्ट। अब अपने आप को एक टीचर बनाइए और अपने आप को क्लास में रखिए और सोचिए, मैं अगर ज़बानी जांच करूं बच्चों से, यानी ओरल टेस्ट पूछूं बच्चों को, तो क्या नतीजा मुझे अखज़ होता है, क्या फ़ायदा इससे होता है। 4 फ़ायदे यहाँ पे दिए गए हैं। अब उसमें असल फ़ायदा जो ज़बानी टेस्ट से, ओरल टेस्ट से होता है, वो हमारा सवाल रहेगा, सवाल का जवाब रहेगा। तलबा में कायदाना सलाहियत की जांच होगी। ओरल टेस्ट के तो कायदाना सलाहियत की जांच होती है क्या? नहीं होती। तलबा को आसानी होती है। तलबा को आसानी करने के लिए तो कोई हम जांच नहीं लेते ना। हाँ, चौथा नंबर ऑप्शन, तलबा में उस्ताद का लिहाज करना पड़ता है। अब चौथे नंबर पे तलबा को उस्ताद का लिहाज करने के लिए कहाँ पर आया जाता है, वो तो अलग बात है। मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, अखलाकी अक़दार बताए जाते हैं, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको उसका जवाब 3 नंबर रहेगा, जो मार्क भी किया गया ऑलरेडी। 3 नंबर यानी तलबा को अपने इल्म के इस्तेमाल का मौका हासिल होता है। ओरल जो पूछा जाता है, जैसे आप बच्चे को पूछे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है बेटा, तो बच्चा ऑलरेडी से मालूम है, उसके पास इल्म है कि मेरा नाम ये है, तो बताएगा कि मेरा नाम ये है। आपने कहा कि आपके मोहल्ले का नाम क्या है, मोहल्ले का नाम बताएगा। आप कौन सी जमात में पढ़ते हैं, तो उसका जो इल्म है ऑलरेडी, तो उसे इस्तेमाल करने का उसे मौका मिलेगा, इतलाक का मौका मिलेगा। 17 नंबर क्वेश्चन, जो शख्स रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ों के नाम जिस ज़बान में लेता है और जिस ज़बान में ख्वाब देखता है, वही उसकी मादरी ज़बान है। मादरी ज़बान की वजाहत करने वाला माहिर तालीम, मतलब ये किसने कहा इसे? जो शख्स रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ों के नाम जिस ज़बान में लेता है और जिस ज़बान में ख्वाब देखता है, वही उसकी मादरी ज़बान है। ये कहने वाला दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अल्बर्ट श्विट्ज़र जो है, ये शख्स है जिसने इसको कहा कि जो शख्स रोज़ाना इस्तेमाल की चीज़ें जिस ज़बान में इस्तेमाल करता है या लेता है और जिस ज़बान में ख्वाब देखता है, वही उसकी मादरी ज़बान है। कहने वाला अल्बर्ट श्विट्ज़र है। ये W.M. रायबर्न एक शख्स है, इसने कहा था कि ज़बान एक आला है अपने ख़यालात को दूसरों के साथ में रखने या दूसरों के साथ शेयर करने या पेश करने का एक आला है, कहा था उन्होंने। मदर टंग इज अ टूल एट वंस, मदर टंग इज ए टूल एट वंस कहा उसने। किसने? W.M. रायबर्ट ने। ये विलियम हार्बर्ट ऐसे ही दिया है ऑप्शन आपको, जीन पैजेट भी ऐसे ही दिया है। ये जैन नहीं बल्कि जीन पैजेट है, इसका जवाब ये होगा। और एक शख्स हैं जिनका नाम गुलामुस सैयदीन है, ख्वाजा गुलामुस सैयदीन। वो ज़बान के ताल्लुक से कहते हैं कि मादरी ज़बान को बच्चा माँ के दूध के साथ पीता है। ये उनका कौल है। किनका?
ख्वाजा गुलाम सैयदीन का। एक तालिब इल्म सही को सही की तरह लिखे तो उस्ताद को चाहिए कि उसकी क्या करे भाई, सही तो ऐसे होता है ना, देखिए सही स्वाद है, ये है, फिर यहाँ पे उसने गलती कर दी, छोड़ दिया एक है को, मतलब हवेली के ह को छोड़ दिया उसने, तो सही इसने ऐसे लिखा, गलत लिखा, तो उस्ताद क्या करना चाहिए। एक बच्चा, ये इसको कहते हैं इमले की गलती, इसको कहते हैं इमले की गलती कहते हैं, इमला दुरुस्त करना चाहिए उसका। अब देखिए समाअती गलती को दुरुस्त करें, सुनने की गलती को दुरुस्त किया जा सकता है क्या। आप किसी को कह दीजिए सही लिखिए, तो बच्चा सही सुनेगा भी, यही ऐसे ही सुनेगा ना जैसे आपने कहा सही। और अगर कहेंगे आप सही लिखिए गलत लिखिए, अब जो प्रोनाउंसिएशन है आपका, प्रोनाउंसिएशन पे वो नहीं जाएगा ना, तो समाअती गलती को दुरुस्त नहीं किया जा सकता। तहरीरी गलती को दुरुस्त किया जा सकता है, बिल्कुल तहरीरी है, लेकिन तहरीर कब, कोई तहरीर लिखी जाती है लंबी, तो उसे गलती को दुरुस्त किया जा सकता है, कोई पैराग्राफ वगैरह लिखा जाता है तो तलफ़ुज़ को दुरुस्त करवाए। तलफ़ुज़ यहाँ पे सही का तलफ़ुज़ तो माना नहीं होता, सही का तलफ़ुज़ तो सही होता है। इसका जवाब इमला या हिज्जों की दुरुस्तगी होता है। इमला या हिज्जों की दुरुस्ती मतलब इमला होना चाहिए कैसा, हिज्जे, मतलब इसमें हिज्जे हैं, देखिए स्वाद है, हवेली का ह है, एक एक का यह है, फिर हवेली का ह है, तो आप ये इसकी इमला लिखने की जो हिज्जों की गलती है उसको दुरुस्त करवा सकते हैं, करवाना होता है। अब देखिए जवाब सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, सवाल नंबर 19, नमूना सबक में फ़ाई नमूने के मराहिल की सही तरतीब। अब इसकी तरतीब क्या होती है भाई, नमूना सबक में फ़ाई नमूने के मराहिल की सही तरतीब क्या होती है। एक बात आप याद रखिए, सबसे पहले मसरूफियत आता है, मसरूफियत। अब तीन ऑप्शन में कहीं भी है क्या, देखिए आप मसरूफियत कहीं भी नहीं है, मसरूफियत पहला शुरू में, यहाँ फरमाइश है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में फरमाइश है, तीसरे ऑप्शन में भी फरमाइश है, तो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 20 में फिलबदिया तकरीर, फिलबदी कहते हैं पिक एंड टॉक को, पिक एंड टॉक फिलबदिया कहते हैं, मतलब कोई चिट्ठी उठाए और फौरन बोलना शुरू कर दिए करते हैं ना हम स्कूलों में, फिलबदिया पिक एंड टॉक करते हैं। फिलबदिया तकरीर, फिलबदिया तकरीर मतलब पिक एंड टॉक की स्पीच। मुकालिमा यानी डायलॉग्स बाजी, डायलॉग्स बोलना। नज्म गोई मतलब नज्म पढ़ना। मजमून निगारी, मजमून को पढ़ना के जरिए तलबा में फरोग पाने वाली महारत। अब ये तमाम चीजें करवा कर आप क्या करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, आपका मकसद क्या है। वह फिलबदिया तकरीर बच्चों से कहलवा रहे हैं, मुकालिमा डायलॉग करवा रहे हैं, नज्म गोई की आदत डलवा रहे हैं, और मजमून निगारी आप करवा रहे हैं बच्चों में। तो इससे आपका मकसद क्या है, गोयाई की सलाहियत, या इसमें क्या पैदा होती है बच्चे में, गोयाई यानी बोलने की सलाहियत पैदा होती है क्या, वो तो होती है बिल्कुल। गोयाई की सलाहियत, बात करने की सलाहियत पैदा करना चाहते हैं क्या आप। कायदाना सलाहियत मतलब लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं क्या आप। अदबी रुझान, अदब की तरफ लगाव, अदब की तरफ आपको उसको बच्चे का रुझान पैदा करना चाहते हैं, या लिसानी काबिलियत पैदा करना चाहते हैं। लाइक जवाब है इसका, ये अदबी रुझान है। आप बच्चों में अदबी अदब से लगाव पैदा करना चाह रहे हैं, अदबी रुझान आप पैदा कर रहे हैं बच्चों में। 21 क्वेश्चन नंबर, दर्स व तदरीस के मैदान में उस्ताद का रोल इस तरह होता है। दर्स व तदरीस के मैदान में उस्ताद का रोल इस तरह होता है, क्या होता है भाई। कायदाना पहले कहा जाता था, कायदाना। रहबराना ये भी पहले कहा जाता था। हिदायत कराना, ये चुप ऐसे रहबराना को उसे सिमिलर वर्ड दिया गया है हिदायत कराना बोल के। अब जो कहा जाता है उसे स्कार्फ होल्डर या सहूलत रसा या फैसिलिटेटर, जिसे किसी ने कहा था अभी कि फैसिलिटेटर इसको कहा जाता है। चलिए, दौरान सबक उस्ताद का तुलबा से मरहलावार सवालात करके जवाब हासिल करना कहलाता है। मतलब आप अपने आप को समझिए कि आप जो है सबक पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के दौरान आप क्या कर रहे हैं भाई, आप पढ़ाने के दौरान आप बच्चे को सबक में ही से सवालात कर रहे हैं,
تو سوالات کر کے جوابات حاصل کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اکائی جانچ کر رہے ہیں, تشکیلی جانچ کر رہے ہیں, تشخیصی جانچ کر رہے ہیں یا مجموعی جانچ کر رہے ہیں. 4 جانچ ہیں. تو اس میں اکائی جانچ کہلاتی ہے سبق کے آخر میں کرنا. سبق پورا ختم ہونے کے بعد جو کی جاتی ہے جانچ, اس کو اکائی جانچ یا یونٹ ٹیسٹ کہا جاتا ہے. تشخیصی جانچ بھی وہی ہوتی ہے, ایویلویٹ کیا جاتا ہے, لاسٹ میں ایویلویشن کیا جاتا ہے. مجموعی جانچ ایک ٹرم ختم ہونے کے بعد کیا جاتا ہے. 6 مہینے کی ٹرم, سیمسٹر ختم ہونے کے بعد سمیٹیو اسسمنٹ کہتے ہیں اس کو, اور ایک 6 مہینے ختم ہونے کے بعد سمیٹیو اسسمنٹ کہتے ہیں. لیکن یہ جو استاد کر رہا ہے اپنے سبق پڑھانے کے دوران کر رہا ہے, سبق پڑھانے کے دوران کر رہا ہے تو وہ فارمیٹیو اسسمنٹ کر رہا ہے, تشکیلی جانچ کر رہا ہے, تشکیلی قدر پیمائی کر رہا ہے, اسے فارمیٹیو اسسمنٹ کہا جاتا ہے. اب دیکھیے 23 کوشچن نمبر پہ جا رہا ہوں میں. بچے کی زبان جس کے ذریعے وہ اپنے گرد و پیش کی دنیا سے رابطہ قائم کرتا ہے. میم کا اضافت ہو گئی وہاں پہ, رابطہ ہوا ہے, ٹائپنگ مسٹیک ہے. رابطہ قائم کرتا ہے. بچے کی زبان جس کے ذریعے وہ اپنے گرد و پیش کی دنیا سے رابطہ قائم کرتا ہے وہ مادری زبان کہلاتی ہے, یا علاقائی زبان کہلاتی ہے, قومی زبان کہلاتی ہے, یا تمام زبانیں سیکھ کر کہلاتا ہے. دیکھیے بچہ اپنے ماحول سے مطابقت حاصل کرتا ہے اور اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے. کل ہی ہم نے پڑھا کہ کیا پڑھا, وائگوٹسکی نے کہا کہ اس نے انٹریکشن سے سیکھتا ہے. کہا ہم نے دیکھا انٹریکشن زبان کا دخل بہت ہوتا ہے. انر پرائیویٹ اسپیچ, اور اس کے بعد میں ہم نے سائلنٹ انر اسپیچ اور انٹریکشن وتھ سوسائٹی ہم نے دیکھا وہ. تو اس میں زبان کا دخل بہت ہوتا ہے. کون سی زبان استعمال کرتا ہے وہاں پہ بچہ؟ کیا علاقائی زبان استعمال کرتا ہے؟ نہیں, تو علاقائی زبان نہیں کرتا وہ استعمال, وہ تو کرتا ہے اپنی مادری زبان کا. ایک بچہ آپ کا چھوٹا گھر کے باہر جاتا ہے تو اپنی مادری زبان میں بات کرتا ہے اپنے دوست و احباب سے. وہی وہ کہلاتا ہے کہ اپنے گرد و پیش یعنی اپنے اطراف کے ماحول سے رابطہ قائم کرتا ہے. رابطہ مطلب کانٹیکٹ, بات چیت کرتا ہے. کون سی زبان سے؟ مادری زبان سے ہی کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ نصاب کی تیاری کے اصولوں میں, یعنی تدوین نصاب بھی کہتے ہیں اسے, نصاب کی تیاری کو تدوین نصاب بھی کہا جاتا ہے. تدوین نصاب مطلب نصاب بنانا, کریکولم بنانا. نصاب کی تیاری کے اصولوں میں مندرجہ ذیل میں کون سا اصول غیر ضروری ہے؟ دیکھیے آپ کو جب کوشچن پڑھتے ہیں, آپ جب سوال پڑھتے ہیں ایگزام ہال میں, تو سوال پڑھنے کے بعد آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے یا یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ مثبت پہلو میں ہے یا منفی پہلو میں ہے, پازیٹیو سینس میں ہے یا نیگیٹو سینس میں ہے. اب یہ نیگیٹو سینس میں ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ نصاب کی تیاری کے اصولوں میں, مطلب کریکولم بناتے وقت, نصاب بناتے وقت کون سا اصول غیر ضروری ہے؟ غیر ضروری ہے. دیکھیے یہاں پہ نہیں چاہیے بھائی, یہ اصول ہمیں نہیں چاہیے. ان میں سے 3 اصول ایسے ہیں جسے نصاب بناتے وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, اور ایک پرنسپل یا ایک اصول ایسا ہے جسے ہمارے ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں, وہ غیر ضروری ہے. اس کا مطلب اب یہاں دیکھیے پہلا آپشن, آپ نصاب روزمرہ زندگی سے ہم آہنگ ہو, مطلب جو بھی بچوں کو سبق اسباق دیے جا رہے ہوں وہ ہمارے روزمرہ زندگی سے میل کھاتا ہو, نسبت رکھتا ہو, تعلق رکھتا ہو, روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتا ہو. وہ جب پڑھتا ہے بچہ نصاب تو اس کا اطلاق اس کے زندگی میں ہو, اس کے زندگی میں وہ استعمال ہو. ورنہ اگر استعمال ہونے والا نہیں ہے اور اس کے روزمرہ زندگی سے ہم آہنگ مطلب میل کھانے والا, تعلق رکھنے والا نہیں ہے, تو فائدہ نہیں ہے نصاب کا. یہ ہونا چاہیے. یہ اب غیر ضروری پوچھ رہا ہے ہم کو, نیگیٹو مطلب جو نہیں ہے وہ نکالنا ہے. یہ ہونا چاہیے نصاب بناتے وقت. اب یہ دیکھیے دوسرا آپشن, آپ بچوں کی نفسیات اور فطرت کے عین مطابق ہو.
कैसा हो निसाब, बच्चों की नफ्सियात और फितरत के ऐन मुताबिक हो, ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट होता है वो रखना ज़रूरी होता है। बच्चे की फितरत, उसका उसकी सोच, उसकी काबिलियत, उसकी सलाहियत और उसकी जो नफ्सियात होती है, उसकी नफ्सियात के मुताबिक हमारा निसाब होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अब ये तीसरा ऑप्शन देखिए आप गौर से जरा, बच्चों की समाजी ज़रूरतों के मुताबिक हो। ये दोनों एक ही है, ये दोनों जो ऑप्शन है दोनों एक ही दिखते हैं, एक ही है। निसाब रोजमर्रा जिंदगी से मांग हो, बच्चों की समाजी ज़रूरतों के मुताबिक हो। समाज में रहने की जो ज़रूरियात होती हैं, मतलब निसाब ऐसा हो कि समाज में कैसे रहा जाए, बड़ों की कदर की जाए, बच्चों से मोहब्बत किया जाए, उस्ताद का कहना माना जाए, वालिदैन से सच बोला जाए, घर में तहजीब से रहा जाए, मुआशरे में अपने दोस्तों अहबाब से प्यार और मोहब्बत से रहा जाए। ये तमाम चीज़ें होना चाहिए ना, हमारे निसाब में ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो निसाब हमारा कमज़ोर होता है। अब ये देखिए ज़रा, हमारा निसाब ऐसा हो जिसमें अल्फाज का ज़ख़ीरा न हो, महदूद ज़ख़ीरा अल्फाज पर मरकूज़ हो। मतलब ऐसा हो कि पढ़ने के बाद, उसके निसाब पढ़ने के बाद, बच्चों को वो बताने के बाद बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा न हो। क्या आप मानते हैं इस बात को कि ऐसा निसाब बनाया जाए जिससे बच्चों में वोकैबुलरी डेवलप ना हो? उर्दू ज़बान है ना, ज़बान के एतबार से तो वोकैबुलरी डेवलप ना हो, ऐसा मानते हैं आप? तो नहीं मानते, तो ये हमारा प्रिंसिपल खारिज होता है। ये प्रिंसिपल को हम नहीं लेते अपना निसाब बनाते वक्त। फर्ज कर लीजिए मैं और आप निसाब बना रहे हैं, तो हमने ये देखा निसाब बनाते वक्त हमने क्या चीज़ रखना है, तो हमने इसे छोड़ दिया, ये चीज़ गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों के आम मुताले में आने वाली किताबों की कौन सी नौइयत उनके लिए गैर मौजू है? ये भी देखिए, गैर मौजू है। हम फट बोल के कहते हैं अरे इतना इजी है, चलो कर देंगे। हम जवाब को सही नहीं हल कर सकते अगर जब तक कि हम सवाल को नहीं समझ सकते। सवाल को जब समझेंगे हम तो तभी जवाब दे सकते हैं। क्या बोल रहा है वो? बच्चों के आम मुताले में जो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए दी जाती है, इमदादी किताबें, बहुत सी किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं, वो किताबें में कौन सी नौइयत की, मतलब इन सलाहियत रखने वाली, ऐसी चीज़ें रखने वाली किताबें गैर मौजू हैं, फ़ायदा नहीं पहुंचाती, मदद नहीं करती उसके मुतालिक, उसके इल्म में। कौन सी किताब नहीं होनी चाहिए भाई? पहली किताब देखिए, अदबी किताबें हों, मतलब किताब ऐसी हो जिससे अदब से दिलचस्पी पैदा हो और बच्चों का अदब हो उसमें। अदब मतलब बच्चों की अखलाकी कहानियाँ, बच्चों की छोटी छोटी प्यारी प्यारी मॉरल वैल्यूज़ को पैदा करने वाली कहानियाँ, छोटी छोटी प्यारी प्यारी मॉरल वैल्यूज़ को पैदा करने वाली नज़में, अच्छे अखलाकी बातें, ये तमाम अदबी किताबें होती हैं, वो अदबी किताबें कहते हैं। मालूमाती किताबें जिससे नॉलेज बढ़ती हो, जिससे इल्म बच्चों को ज़्यादा हो, वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन का ये करना। हाँ, चांद ज़मीन की तरफ घूमता है, किताब में लिखा गया है, हमारी दुनिया, हमारी दुनिया रास्ता, हमारी कहकशां, छोटी सी एक नज़म है या जो है कुछ एक छोटी कहानी है बच्चों की। उस्ताद पढ़ा रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, उस्ताद ने कहा कि भाई बेटा देखो, हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम ज़मीन पे रहते हैं, वो ज़मीन अपने महवर पे घूम रही है, हमें पता नहीं चल रहा, बहुत तेज़ रफ्तार से घूम रही है, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन सूरज अपनी जगह मौजूद है, अपनी जगह ठहरा हुआ है अपने महवर पे, और ज़मीन ही घूम रही है सूरज के तरफ, और चांद ज़मीन और सूरज के दोनों की तरफ घूम रहा है। चांद सैयारचा है, सूरज सैयारा है। ये आप नॉलेज दे रहे हैं उस्ताद उस किताब में, एक कहानी है छोटी सी और बच्चा पढ़ रहा है, तो मालूमाती किताब है, तो ये किताब रखनी चाहिए बच्चों को, ये भी किताब होनी चाहिए और ये भी किताब होनी चाहिए। अब मशक़ी किताबें, अब किताबों में तो मशक होती है, मशक़ी किताबें होनी चाहिए, उसके अंदर मशक होना चाहिए, बच्चे सवालात के जवाब देना चाहिए। वर्ग में तवील और गैर ज़रूरी मवाद भरपूर शरहें, तवील यानी बहुत लंबा चौड़ा मवाद रहना बच्चों के लिए, और गैर ज़रूरी मवाद होना, गैर ज़रूरी नहीं है भाई वो, और भरपूर शरहें, शरहें कहते हैं शरह समरी,
समरी जिसे कहा जाता ना, अरे ये चलो ये समरी करो इसकी, इसका तशरीह जो होती है बहुत लंबी चौड़ी तशरीह करके लिखी जाती है, वो किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा गैर जरूरी है? तो यही पॉइंट जो है आपको गैर जरूरी होता है। समझ में आया? चलिए, हाँ 26 नंबर क्वेश्चन को जा रहा हूं। खेल और आमोजिश के आपसी ताल्लुक के तज्जिए में कौन सा नुक्ता गैर मौजू है? देखिए मनफी पहलू में ही है मैक्सिमम सवाल, मनफी पहलू है। खेल और आमोजिश के आपसी ताल्लुक के जरिए में कौन सा नुक्ता गैर मौजू है? खेल और आमोजिश, आमोजिश कहते हैं सीखना, इक्तिसाब, लर्निंग कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। खेल बराए खेल, खेल खेलने के लिए, खेल खेलने के लिए, ये दूसरा खेल आमोजिश के लिए, खेल बराए आमोजिश मतलब खेलना सीखने के लिए, खेलना सीखने के लिए। तीसरा आमोजिश बराए खेल, खेलना सॉरी सीखना खेलने के लिए। चौथा आमोजिश बराए आमोजिश। अब यहाँ पे गौर कीजिए आप, पहले मैं दूसरे ऑप्शन से आऊंगा, आपको यहाँ पे गौर कीजिए, दूसरे ऑप्शन से आऊंगा। खेल बराए आमोजिश, हम जो खेल रहे हैं कुछ सीखने के लिए खेल रहे हैं, स्पोर्टी माइंड होता है, स्पोर्ट्स माइंड होता है खेलने के लिए, और वो जाके आगे जिंदगी में काम भी आता है ना, काम भी आता है, सर्टिफिकेट मिलती है, और जो उसमें भी बहुत सी चीजें सीखी जा सकती हैं। स्पोर्ट्स खेला जाता है तो माशरे में दोस्तों के साथ रहने का जज्बा पैदा होता है, ये भी आता है। खेल बराए आमोजिश सीखने के लिए खेला जाता है। चौथा ऑप्शन देखिए, आमोजिश बराए आमोजिश, सीखना सीखने के लिए होता है। भाई सीखना क्यों कर रहे हैं? सीखने के लिए सीख रहे हैं ना, कुछ जिंदगी में काम आए, हमें फायदा हो, वो भी सही है। खेल बराए खेल, खेलने के लिए, खेल को और परफेक्शन बनाने के लिए हम सीख रहे, खेल रहे हैं, खेला जाता है। लेकिन ये हमारा जो मकसद है, इक्तिसाब है या आमोजिश है, मकसद क्या है हमारा? खेलने के लिए है। आमोजिश बराए खेल, हम पढ़ रहे हैं भाई, स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में हमारे अम्मी एडमिशन कराए मुझे, किसके लिए? खेलने के लिए। मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ने जा रहा हूँ, खेलने के लिए। खेलने के लिए जाया जाता है क्या? नहीं, बल्कि खेलने के लिए नहीं जाया जाता, या खेलने के लिए नहीं पढ़ा जाता। पढ़ने का काम खेलने के लिए नहीं होता। इक्तिसाब या आमोजिश यानी लर्निंग का काम खेलने के नहीं। हमारा मकसद क्या है? व्हाट इज अवर मोटो, व्हाट इज अवर एम? क्या मकसद है हमारा सीखने का, इल्म हासिल करने का? हमारा मकसद दूसरा है। खेल बराए आमोजिश है, हम खेलते हैं तो सीखने के लिए खेलते हैं। तो ये जवाब इसका सही है। द थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो इसको मदरसे की आमोजिश का आखिरी निशाना, आखिरी निशाना मतलब क्या? इसको क्वेश्चन को समझिए। मदरसे की आमोजिश मतलब मदरसे का इक्तिसाब, मदरसे का पढ़ना पढ़ाना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इल्म हासिल करना, इल्म देना, ये सब क्या है? क्या मकसद है हमारा? हमारा मकसद क्या है? चार मकासद दिए गए हैं हमारे। निशाना, निशाना जो है आपको चुप ऐसे ही वो एक वर्ड दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, घबरा जाएं, नहीं। मदरसे की आमोजिश स्कूल में जो पढ़ाई जाती है, स्कूल में जो सिखाई जाती है, स्कूल में जो सीखा जाता है, सीखा जाता है। आमोजिश का मतलब होता है सीखना भी होता है, पढ़ाना भी होता है, पढ़ाना भी होता है। इक्तिसाब का मतलब पढ़ना होता है, इल्म हासिल करना, लर्निंग होता है। आमोजिश का मतलब होता है पढ़ाना भी होता है। वैसे टीचर आप लुगत में देखेंगे, लुगत में तो पढ़ाना होता है इसका मतलब। तो मुरादी मानों में पढ़ाना और पढ़ना दोनों लेते हैं, पढ़ाना और पढ़ना दोनों लिया जाता है। मदरसे की आमोजिश का आखिरी निशाना मतलब पढ़ने का हमारा हदफ क्या है, टारगेट क्या है? भाई क्या आखिर में हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? भाई पहला ऑप्शन देखिए, बच्चे में अपने आप सीखने की सलाहियतों का फरोग, मतलब सेल्फ लर्निंग कॉम्पिटेंसी से एबिलिटीज उसके अंदर पैदा हो जाए।
बच्चे को कामयाबी का सर्टिफिकेट मिला जाए। दूसरा ऑप्शन, सर्टिफिकेट देने के पढ़ा ले जा रहे हैं क्या हमारी गवर्नमेंट, हमारी हिंदुस्तान जो सरकार है, हिंदुस्तान की हमारे स्टेट की सरकार है, क्या वो बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए पढ़ा रही है? नहीं, वो नहीं होता। बच्चा अपने साथियों की मदद से सीख ले। क्या हम इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हमारा मंशा, हमारा मोटो, हमारा मकसद ये है कि बच्चा अपने साथियों की मदद से सीखे, हमेशा किसी पे वो डिपेंड रहे, इंडिपेंडेंट नहीं रहे बल्कि डिपेंड रहे। नहीं, ये भी गलत हो जाता है। बच्चे को किसी दूसरे स्कूल में दाखिला मिले। क्या आप 7 तक अपनी स्कूल में इसलिए पढ़ा रहे हैं या 8 तक अपनी स्कूल में इसलिए पढ़ा रहे हैं आप कि आप चाहते हैं कि बच्चे को दूसरे स्कूल में दाखिला मिले, एडमिशन मिले? ये है क्या आपका मकसद? नहीं, ये तीनों मकसद, 2, 3, 4, तीनों मकासद, तीनों निशाने गलत हैं। और ये हमारा मोटो है, ये हमारा मकसद है। इस मकसद के तहत हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे तैयार हों और बच्चे में अपनी आप को सीखने की सलाहियत का फरोग हो, क्योंकि जिंदगी गुजारना है भाई आप बच्चे को। वो सिर्फ डिपेंड नहीं रहना चाहिए उस्ताद पर, वो डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी अपने दूसरे दोस्त पर, वो डिपेंड नहीं रहना चाहिए अपने पेरेंट्स पर, वो डिपेंड नहीं रहना चाहिए अपने हम जोनियों पर, अपने क्लासमेट्स पर। अपने आप से वो सीखे। यहाँ पर वो अपने आप से इंडिपेंडेंट हो गया, खुद मुख्तार हो गया, तो आगे जिंदगी भी उसकी खुद मुख्तारी की जिंदगी होती है। बच्चे में अपने आप सीखने की सलाहियत का फरोग हो, मतलब फरोग होना मतलब डेवलपमेंट होना, ये उसका मकसद है। चलिए, मौजूदा दौर में मंसूबा सबक का जो तरीका राइज है वो बिल्कुल आसान है। यही क्वेश्चन कई बार पूछता है, इस बार इसको भी याद रखिए आप। ये मौजूदा दौर में मतलब फिलहाल मंसूबा सबक मतलब लेसन प्लान। हमारा लेसन प्लान क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? सरकार ने, गवर्नमेंट की जानिब से एक चीज दी गई है, वो हर बार चीज देखिए, हार्वर्ड के मनाजिल, ये हार अलर्ट हुआ है, ये गलत है। ये पहले टीसीएच जब था उस वक्त हार्वर्ड के मनाजिल थे, हार्वर्ड के तमहीदी सरगर्मी, इजहार मकसद, उसके बाद में मवाद की पेशगी, और उसके बाद में इवैल्यूएशन लास्ट में था, वो था। अब जो है मंसूबा सबक 5 E's पर है, यस हुआ है। वो टाइप करने वाले फोन चेंज करके अगर करते तो हो जाता था, उनको 5 होता था, वो पेंडिंग में टाइपिंग मिस्टेक हुआ, यस हुआ है। 5 E's होना चाहिए। 5 E's आपने देखा ना क्या होता है? एंगेज, फर्स्ट एंगेज, और उसके बाद दूसरा जो है आपको क्या कहते हैं, हमने एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, इवैल्यूएशन। ये 5 E पर मुनहसिर आज मंसूबा सबक या लेसन प्लान लिया जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है और बनाया जा रहा है। ये 29 क्वेश्चन नंबर, किस्सा गोई क्या है? किस्सा गोई क्या है भाई? किस्सा गोई, अरे दिल बहलाने के लिए किस्सा कहानियां कहना। क्या भाई किस्सा गोई क्या? स्कूल में आप किस्सा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बेजार आ गए आप और बच्चे मिलाकर। तो दिल बहलाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? किस्सा बोलना शुरू कर दिए हैं। ये तो नहीं होता, गलत है ना ये। किस्सा गोई क्या है बोल तो क्या है? गलत है ना? हाँ, वक्त गुजारी का जरिया है। हाँ, वक्त गुजारी का जरिया है क्या है? किस्सा गोई वक्त गुजारी का जरिया नहीं है हमारा। हम इसे वक्त गुजारी के लिए इस्तेमाल करेंगे स्कूल में? क्या टाइम पास करना चाहते हैं हम? नहीं, ये भी आंसर गलत है, ये ऑप्शन। जमात में मसरूफ रखने का गुर मतलब क्या? आप बात करते बैठना चुप, किसी कोई भी टीचर मिल के बात करते बैठे और बच्चों को मसरूफ रख दिए। अगर आप किस्सा कह रहे हैं तो आप भी तो मसरूफ होते हैं, तो बच्चों को मसरूफ रखने का गुर नहीं है ये। हाँ, आप किस्सा कहते हैं तो बच्चों में एक सलाहियत पैदा होती है, एक टेक्निक पैदा होती है। आप एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, आप एक टूल यूज कर रहे हैं बच्चों में सलाहियत की तरबियत करने के लिए। क्या? समाती तरबियत करने के लिए, मतलब सुनने की, लिसनिंग पावर, सुनने की काबिलियत, सुनने की तरबियत, सुनने की सलाहियत को उजागर करने के लिए आपने किस्से को एक टूल बनाया और उस किस्सा बोलना शुरू कर दिया। किस्सा गोई मतलब बोलना, कहना। तो आप किस्सा बोलना शुरू कर दिया और
बच्चे उसे सुन रहे हैं तो समाती महारत उसकी परवान चढ़ रही है। लिसनिंग एबिलिटी, लिसनिंग स्किल is developing. Indirectly you are developing the listening skill of the student. आप एक तालिब इल्म की समाती महारत को परवान चढ़ा रहे हैं। तो आप समाती तरबियत की अहम तकनीक है ये किस्सा गोई। चलिए, अब पढ़ने से मुराद क्या है? सवाल है, रीडिंग मतलब क्या, पढ़ना मतलब क्या? पढ़ने से मुराद, पढ़ने से क्या मुराद है भाई? सिर्फ हुरूफ की गैर मख्फी अंदाज में आवाज की शनाख्त, सिर्फ हुरूफ की गैर मख्फी अंदाज में आवाज की शनाख्त। क्या आवाज की शनाख्त करना? जैसे बेरे है बर, पेरे पर, हाँ, और उसके बाद में मस्जिद, दरवाजा, बीजापुर, ये क्या ये आवाजों की शनाख्त करना पढ़ना कहलाता है? नहीं, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन, तहरीर की शक्ल में मौजूद हुरूफ बामानी अंदाज में समझने का अमल। कौन सा अमल है? तहरीर की शक्ल में जो चीज लिखा हुआ है, जो चीज लिखी हुई है, पैराग्राफ है, इक्तिबास है, आप सवाली पर्चा पढ़ रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपके वो सवाली पर्चा आप पढ़ रहे हैं, तो आपका पढ़ने का अमल है। आप क्या कर रहे हैं? ये लिखी हुई चीज है कोई, और उसे बामानी अंदाज में पढ़ रहे हैं, समझते हुए पढ़ रहे हैं, मानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो ये अमल, इसका जवाब ये होता है, तहरीर की शक्ल में मौजूदा हुरूफ बामानी अंदाज में समझने का अमल पढ़ना कहलाता है। अब ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नहीं होता हमारा जवाब इसका। नजर के सामने मौजूद मवाद को पढ़ना जिसके मानी पर गौर किया गया हो, नहीं, गलत। लहन के साथ पढ़ लेना, लहन के साथ पढ़ लेना ताकि सुनने वाला खुश हो जाए। मतलब ऐसा पढ़िए तरन्नुम के साथ या लहन के साथ, अंदाज मुताबिक सामने वाले को सुनाना है। पढ़ना दो तरीका होता है ना, हमने पढ़ा है इसे ऑलरेडी। पढ़ना दो तरीके का होता है, एक बुलंद ख्वानी होता है, एक खामोश ख्वानी होता है। अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसे पढ़ना है। बुलंद ख्वानी देता था तो यहाँ पे सामने वाले को खुश करने या सामने वाले को समझने के लिए हो जाता था, लेकिन बुलंद ख्वानी का कोई वर्ड नहीं है, तो इसलिए ये जवाब इसका ये सही होता है, तहरीर की शक्ल में मौजूद हुरूफ बामानी अंदाज में समझने का अमल पढ़ना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस के मकासिद हैं। क्या है भाई? LSRW पूछ रहा है। प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस के मकासिद हैं, जबान की तदरीस के मकासिद हैं। ये उर्दू मतलब जबान है ना, एक जबान की तदरीस के मकासिद पूछ रहा है। क्या होते हैं? पहले क्या किया जाता है? बोलना किया जाता है क्या? यहाँ पे आपको मालूम हो जाता है पहले बोलना गलत हो जाता है। यहाँ पे आपको मालूम हो जाता है मुसव्विरी करना, जबान की तदरीस में मुसव्विरी आती है क्या? पहले नहीं आती। यहाँ पे सोना है, सुनना आता है क्या? सुनना है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है, सोना, सुनना है। सुनना यहाँ दिया, सोना यहाँ पे दिया, आपका ध्यान भटकाने के लिए सोना कर दिया, ये गलत होता है। अब ये जो जवाब है इसका, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, समझने को एक जायद कर दिया एक्चुअली में। LSRW के 4 स्किल्स हैं। प्राइमरी सतह पर उर्दू की तदरीस के मकासिद हैं। आपके मकासिद क्या है भाई उर्दू तदरीस के? पहले सुनना बच्चा, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना और समझना। जो लिखा हुआ है वो बच्चा समझना चाहिए प्राइमरी स्कूल में। देखिए, जो भी है बच्चा जब स्कूल को आता है तो पहले उसे सुनाया जाता है। टीचर कहानी कहते हैं या कोई अल्फाज कहते हैं, अनार, बस, बस, बे से बस, पे से पतंग, या अनार का बस का ब, ये पढ़ाते हैं ना आप लोग। मुख्तलिफ तरीके हैं इसमें पढ़ाने के, सूती तरीके, तो वो आप उसे पढ़ाते हैं तो बच्चे को पहले सुनाते हैं, बाद में बच्चे से कहने लगवाते हैं, बोलने लगवाते हैं, बाद में हरूफ दिखाकर पढ़ने लगाते हैं, फिर बाद में बच्चा लिखना सीखता है, फिर लिखी हुई चीज को समझना सीखता है। चलिए आगे हम 47 क्वेश्चन को जा रहे हैं। बच्चे को इब्तिदा में बोलने और सुनने की तरबियत के लिए इन सलाहियतों और महारतों पर जोर नहीं दिया जाता। देखिए यहाँ पे भी मनफी पहलू वाला क्वेश्चन है, जोर नहीं दिया जाता, जोर नहीं दिया जाता। क्या बच्चे को इब्तिदा में,
مطلب شروع میں بچہ جب اسکول آتا ہے تو اس وقت میں سننے کی تربیت کے لیے بولنے اور سننے مطلب ٹاکنگ مطلب بات کرنے اور سننے لسننگ اور ٹاکنگ یعنی اسپیکنگ. یہاں پہ صرف یل اور یس ہے, لسننگ اینڈ اسپیکنگ ہے. بولنے اسے الٹ کر آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے آگے پیچھے کر دیا, بولنے پہلے کیا بعد میں سننے کیا, مطلب کوشچن کو ذرا ڈیفیکلٹ بنانے کے لیے. بولنے اور سننے کی تربیت کے لیے اب وہ پروان چلانا چاہتے ہیں. آپ ابتدائی ادوار میں, ابتدائی دور میں, ابتدا میں بچے کو آپ اس کے اندر سننے کی اور بولنے کی صلاحیت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے. ان صلاحیتوں کو, ان مہارتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اب پر زور نہیں دیا جاتا. مطلب کیا کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اور کیا نہیں کیا جاتا زور نہیں دیا جاتا. مطلب ان چیزوں کو زور نہیں دیا جاتا. یہ چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے, کون سے بولنے اور سننے کی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں پر زور نہیں دیا جاتا. جیسے بولتے وقت الفاظ کی صحیح ادائیگی. اب یہ بچہ جب سن رہا ہے تو آپ جب اسے سنوا رہے ہیں تو بولتے وقت الفاظ کی صحیح ادائیگی آپ کی ہونی چاہیے. اگر بچہ خود بول رہا ہے کوئی لفظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے تو بولتے وقت الفاظ کی صحیح ادائیگی کو دیکھنی چاہیے, دیکھنا پڑتا ہے. یہاں سوال میں زور نہیں دیا جاتا ہے, آپ اس کو ذہن میں رکھیے. یہ ہوتا ہے الفاظ کی ادائیگی کو دیکھا جاتا ہے, اور جب بچہ غلط تلفظ کرتا ہے, پروننسیشن غلط کرتا ہے تو اسے صحیح کیا جاتا ہے استاد کے ذریعے. استاد اسے ٹوکتے ہیں, بیٹا تم نے غلط پڑھا ہے, اس کو ایسے پڑھو, یہ صحیح ہے. یہ کرتے ہیں استاد, بولتے ہیں اسے. دوسرا, صحیح تلفظ کے ساتھ بولنے کی مشق. دونوں ایک ہی ہوا, یہاں پر بھی یہ صحیح ایک ہی ہوا, صحیح ادائیگی الفاظ کی اور تلفظ دونوں پروننسیشن بہت اور سیم. اب چلیے, تقریری آواز پر قدرت حاصل کروانا. تقریری آواز پر قدرت حاصل کرنا مطلب بچوں کو سننے کی عادت ڈالنا, اور جو سن رہا ہے اس کی آواز کو سمجھے, تلفظ اس کا صحیح کر لے. یہ بھی ہوتا ہے. یہ تینوں جو ہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے, بولنے اور لکھنے پر زور دینا. آپ کر کام کیا رہے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, بولنے اور سننے کو فروغ دینا ہے. لیکن یہاں آپشن میں کیا ہے, لکھنا دکھا جا رہا ہے. بولنے اور لکھنے, اب بولنا اور لکھنا کہاں آ گیا یہاں پہ. سننے کی صلاحیت کو فروغ دینا چاہ رہے ہیں تو لکھنا ورڈ آ گیا, تو یہ آپشن ہمارا صحیح ہوتا ہے. اس چیز کو ہم زور نہیں دیتے. ان چیزوں میں, اس چیز میں سننے اور بولنے کی قابلیت کو پیدا کرنے کے لیے بولنے اور لکھنے پر زور نہیں دیا جاتا. اب دیکھیے کوشچن نمبر 48 ہے, بڑا آسان سوال ہے. سالسانی فارمولا کو قومی تعلیمی پالیسی کے تحت اسکول کی ابتدائی منزل پر کس زبان کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے. مطلب ابتدا میں, بیسک بنیادی تعلیم میں کس زبان کی تعلیم کو لازمی یعنی کمپلسری کہا گیا ہے. اب دیکھیے, یہ قومی زبان یا دیہی زبان یا ریاستی زبان یہ الگ الگ ہے. وہ بچہ سیکنڈ لینگویج کے طور پر پڑھتا ہے ریاستی زبان کو یا علاقائی زبان کو. ہاں, قومی زبان کو اگر چاہے تو چوائس میں لے سکتا ہے وہ. اور دیہی زبان تو یہ کوئی ہوتا ہی نہیں آپشن. دیہی زبان کوئی ہے کیا, نہیں ہوتا بھائی. یہ چپ ایسے ہی آپ کے ذہن کو بھٹکانے کے لیے دیا گیا ہے. ہاں, یہ مادری زبان اس کی جو ہے یہ پہلے ہوتی ہے, پہلے مادری زبان ہوتی ہے. پالیسی بھی جو یہی کہتی ہے کہ مادری زبان میں اس کی بنیادی تعلیم ہو. مادری زبان کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے اور لازمی قرار دیا گیا ہے, کمپلسری کہا گیا ہے. اب ایک بات ہے دیکھیے, یہاں پہ سالسانی فارمولا مطلب 3 لینگویج فارمولا کہتے ہیں. 3 لینگویج کیا بھائی, 3 لینگویج ہے. ایک جو ہے اپنی مادری زبان, دوسری علاقائی زبان, اور ایک تیسری کوئی زبان ہم لے کے پڑھ سکتے ہیں. جیسے انگریزی کے بارے میں کہا گیا ہے,